हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड की आंसर की। और ये पेपर है हमारा एमजेपीआरयू का, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिए हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लें, मतलब कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन सही है और आप कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन लगाकर आए हैं। पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जीज एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए साहब, मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से गुजरने वाली प्रणाली के अंदर या बाहर ऊष्मा या ऊर्जा के किसी अन्य रूप से प्रवाह का अध्ययन कहलाता है। अब चार ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं और चारों के चारों ऑप्शन हर एक बच्चे को लगभग लगभग सही लगते हैं। अब बेटा आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा। देखिए, पहला है थर्मोकेमिस्ट्री, बी नंबर है इसका थर्मोकाइनेटिक्स, सी नंबर है थर्मोडायनेमिक्स एंड डी नंबर है थर्मोकेमिकल स्टडीज। बताइए ज़रा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से पे लगा कहाँ है आप। बिल्कुल सी नंबर राइट ऑप्शन लगा हुआ है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मा, ठीक है, गतिकी इसको बोला जाता है। चलिए साहब आगे देखते हैं, सी नंबर लगा दो आप। उष्मागतिकी का पहला नियम संबंधित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। उष्मागतिकी का पहला नियम संबंधित है किस चीज़ से है? द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, दबाव का संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होता है? ये नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स संबंधित होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, एक ऐसी प्रणाली जो ऊर्जा और पदार्थ दोनों को अपने आसपास से स्थानांतरित कर देती है। देखो सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन प्रकार के या तीन चार प्रकार के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम होता है, ठीक है, समझ लो। तो अब आपको कौन सा लग रहा है इसमें कि एक ऐसी प्रणाली जो ऊर्जा और पदार्थ दोनों को अपने आसपास से स्थानांतरित कर सकती है? तो बेटा एक ओपन सिस्टम ऐसा होता है जहां से हीट एंड मास दोनों का ट्रांसफर होता है। चलिए साहब ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगा दें सही करके, सर लगा दिया होगा। चलिए हटाते हैं फिर इस चीज़ को हम और बढ़ाते हैं आगे को, ठीक है। चेक करते हैं ना भैया। अब तो आप भूल भी गए हो क्योंकि पेपर बहुत सी यानी कि बहुत से कॉलेज ने पेपर बच्चों को दिया ही नहीं है। जिनको पेपर मिले हैं अच्छी बात है, जिनको पेपर नहीं मिले हैं पेपर दिए हैं और पेपर देने के बाद वापस कॉपी के साथ जमा करवा लिए हैं, ठीक है। तो वो ऐसे में क्वेश्चन भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी याद तो याद होता है कि यार लगाओ हम कौन सा ऑप्शन लगा के आए हैं क्वेश्चन का। थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा पथ पर निर्भर करती है? तो भैया काम, वर्क ऐसी चीज़ है जो पथ पे डिपेंड करता है। बाकी तो इंटरनल एनर्जी वगैरह हो गई, ये तो सब उस पर डिपेंड करती है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। आंतरिक ऊर्जा पर विकसित या अवशोषित ऊर्जा है, बहुत बढ़िया है। आंतरिक ऊर्जा पर विकसित या अवशोषित ऊर्जा है। तो आंतरिक ऊर्जा पर विकसित या अवशोषित ऊर्जा मतलब द इंटरनल एनर्जी इज द हीट, ठीक है, इवॉल्व या एब्जॉर्ब एट काय पर, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर, स्थिर तापमान पर, स्थिर मोल पर। तो भैया यहाँ जो सीपी होता है ना उस पर होता है, यानी कि इसका बी नंबर है, आप बी नंबर लगाएं इसका स्थिर आयतन पर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि आंतरिक ऊर्जा, उष्मा और कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं? भैया एक ही नियम होता है कि अगर किसी वस्तु को आप हीट देते हो तो दो भागों में खर्च होती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा उससे काम करने में। तो इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि डी नंबर हमारा यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है। आप डी नंबर पर ऑप्शन लगाएं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाले ताप निर्भर संबंधित है कहलाती है? बिल्कुल सही कहलाती है, एकदम करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं चीज़ को। ये तो पेपर बहुत इजी आया हुआ है यार, दूसरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये पेपर बहुत इजी दिया है आपका। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में ई आर जो होता है यानी कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी के से बड़ी होती है, दोनों बराबर होती हैं, या दोनों में से ई आर की कम होती है, ई पी की ज़्यादा होती है। तो एंडोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकलेगी, इसका मतलब है ई आर। सी नंबर बिल्कुल सही लगा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, सी नंबर लगाओ आप भी। 9वां क्वेश्चन है मेरे पास, किरचॉफ का समीकरण है, बहुत बढ़िया। ये तो किरचॉफ का समीकरण तो यार आते ही आता है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 और इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डेल्टा CV T2 माइनस T1 दोनों ना तो ए ना तो बी, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हमारे पास राइट होना चाहिए, ए नंबर बिल्कुल राइट है ये, ठीक है, ए पे लगाओ। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक संपत्ति है? बहुत बढ़िया, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो मास पे डिपेंड करती है और हीट कैपेसिटी में भैया मास होता है, डेल्टा एम इंटू डेल्टा टी
हीट कैपेसिटी में क्या होता है, मास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट कैपेसिटी जो होती है इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ाता हूँ मैं। हेस का नियम निम्नलिखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्धारित करने के लिए। हेस का नियम निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए नंबर है पदार्थ के निर्माण की एक ऊष्मा जो अन्यथा कठिन होती है। संक्रमण की गर्मी, अरे बड़े बुरे बुरे शब्द हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस विच आर द अदरवाइज डिफिकल्ट। बी नंबर है हीट ऑफ ट्रांजिशन। सी नंबर है हीट ऑफ वेरियस अदर रिएक्शंस लाइक डीमेरिजेशन ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर सभी, सबके लिए हेस का नियम यहाँ यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि डी नंबर पर लगाओ, बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है। जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र, मतलब जब किसी गैस का प्रसार उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर होता है तो गैस का ताप होता है वो गिर जाता है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं भैया, सबको याद होगा, जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। डी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, डी पे लगाओ, जूल थॉमसन इफेक्ट यानी कि जूल थॉमसन प्रभाव। स्थिर दबाव पर ताप क्षमता द्वारा स्थिर आयतन पर ताप क्षमता से संबंधित होती है। CP माइनस CV इक्वल टू आर, बिल्कुल सही नियम है, बिल्कुल सही कथन है। CP माइनस CV इक्वल टू आर। चलिए आगे देखते हैं। रुद्रोष्म प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। रुद्रोष्म सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, कोई आपके पास एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस का, जैसे टायर का अचानक फटना, जहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता ही नहीं है। जैसे मेरे पास ये तापमान हो गया हमारा, ठीक है, तापमान में परिवर्तन होना चाहिए, इसके डी नंबर बिल्कुल सही लगा हुआ है इसका। आगे देखते हैं। प्रतिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट चेंज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यार ये क्वेश्चन खुद करो 15वां और मुझे बताओ इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन वो ये वाला होगा। मैं 16वां करवा रहा हूँ। पिरवल क्षार और पिरवल अम्ल के उदासीनीकरण की ऊष्मा सदैव होती है भैया, कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, उदासीनीकरण की ऊष्मा 57.1 के आसपास होती है यार, और ये कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती। चलिए मैं आगे देखता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर C नंबर दे रहा हूँ मैं, इसको आगे बढ़ाता हूँ। 16वां क्वेश्चन नंबर C है। 18वां क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन आ गया हमारा। 16वें के बाद डायरेक्टली 15, 16, चलो उसके बाद में क्वेश्चन होंगे, थोड़ी PDF ऊपर नीचे हो गई। 21वां क्वेश्चन आ गया। 21वां क्वेश्चन है मेरे पास, मुक्त ऊर्जा फलन G को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा फलन G को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार परिभाषित किया गया भैया, हमें ये बता दो। G बराबर H माइनस TH। ये एक्वेशन तो बच्चे के याद होती है, पर ये बच्चों का काम नहीं है भाई, पर होती बच्चों के याद है। चलिए आगे देखते हैं। एक कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में बहुत समय लगेगा। नीट का पेपर हो रहा है, नीट का ऐसा मांगा चलो। ये जब दो तापमानों पर डेल्टा G दिया जाता है तो प्रतिक्रिया की ऊष्मा की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस समीकरण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, तो आगे पढ़ो ही मत। डेल्टा G का मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण से होता है। इसका जो ऑप्शन है मेरे पास कौन सा, ए नंबर। आगे मत पढ़ो, छोड़ दो ऑप्शनों को। अविरल यानी कि अविरल संभव नहीं है यदि डेल्टा H और T इंटू डेल्टा S दोनों नकारात्मक है, निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S T इंटू डेल्टा S क्या निगेटिव है। C नंबर बिल्कुल राइट है इसका। ठीक है, C नंबर पे लगाओ आप भी। चलिए मैं आगे देखता हूँ। एक प्रक्रिया कब संतुलन अवस्था में होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रक्रिया कब संतुलन अवस्था में होती है मेरे दोस्त, जब डेल्टा G बराबर 0 होता। देखो लगभग सारे ऑप्शन सही लगा कर आए हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। डेल्टा G बराबर 0, C नंबर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 29वां क्वेश्चन आ गया। 29वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा था, 24 में था यार। बाकी क्वेश्चन 22, 23, 24। चलो क्वेश्चन जरा ध्यान देना, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। 29वां क्वेश्चन पे देखना जरा आप। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज हैज़ ए नेगेटिव वैल्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड हीट ऑफ रिएक्शन। तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन इसका, यानी कि इसका जो बी नंबर है भैया, बी नंबर पे लगा दो। ठीक है, यानी कि दहन की ऊष्मा। आगे बढ़ाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान ताप परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को कहते हैं पोलरीमीटर, कलर मीटर कोई हो गया यार, कलर नापे क्या करें, कैलोरीमीटर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो कैलोरीमीटर राइट ऑप्शन है इसका। C नंबर पर टिक लगाओ। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार, सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, नन्हे मुन्ने बच्चों वालों। सर्वाधिक चालकता वाला एलिमेंट है, तो भैया ये पता होना चाहिए, चांदी, यानी कि सिल्वर इज़ ए गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे यूँ जानते हैं ना, सर्वाधिक चालक वाला तत्व होता। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट चालकता अभिकर्मक है, तो भैया पोटेशियम क्लोराइड होता। ठीक है, A नंबर पर टिक लगाओ आप। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। 32वां क्वेश्चन हो गए। अब 33वां क्वेश्चन मेरे पास आता है। इलेक्ट्रोलाइट के घोल का समतुल्य चालकता,
यानी कि द एक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ए नंबर इंक्रीज विद डाइल्यूशन, यानी कि तनुता के साथ बढ़ती है, तनु के साथ घटती है, तनुकरण के साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और नॉन ऑफ द दिस में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, तो तनुकरण के साथ बढ़ती है हमेशा, ठीक है। इसका ए नंबर बिल्कुल सही लगा हुआ है, ए नंबर पे लगा दो आप भी, 33 में का ए नंबर। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। यदि किसी बिलियन की विशिष्ट चालकता समान है तो सेल स्थिरांक बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए नंबर पर टिक लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित हो जाएगा, क्या विघटित हो जाएगा? ग्लूकोज तो कभी विघटित होता नहीं है भैया, ये कभी आयनों में टूटता नहीं है। और हमारे पास जो है एक चीज़ और है, यूरिया, अरे भैया ये भी नहीं टूटता, एथिल अल्कोहल भी आयनों में नहीं टूटता। सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल सही है, AgNO3 जो है ना भैया वो हमारा, इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल ये है, ये विघटित हो जाएगा। अरे यार ये पेपर बड़ा इजी बनाया आप यार जिसने ये बनाया। KCl के 0.01 m घोल की विशिष्ट चालकता 298 केल्विन पर 1.4 मल्टीपल 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका समतुल्य चालकता होगी। फॉर्मूला लगा देना आप, कप्पा मल्टीपल 1000/C लगा कर हल करोगे तो ये डी नंबर आएगा इसका, ठीक है। इसका डी नंबर आएगा 140 आएगा इसका डी नंबर, ठीक है। ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलने पर 2 प्रकार के देता। अरे यार आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलने पर 2 प्रकार का देता है, यानी कि 2 प्रकार के आवेशित कण देता है, एक प्लस वाले एक माइनस वाले, यानी कि धनायन और ऋणायन। ए नंबर हो गया मेरे पास। चलिए हिटोर्फ का नियम कहता है, हिटोर्फ का नियम आपसे क्या कहता है? हिटोर्फ का नियम आपसे कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रता का नुकसान, अरे वाह बेटे वाह, उसकी ओर बढ़ने वाली आयनों की गति के समानुपाती होता है। पहले ही नंबर इसका राइट है, बिल्कुल आगे पढ़ने की जरूरत ही ना, ठीक है। आप ए नंबर पे देख लेना भाई हम किस पे लगा आए हैं। धनायन और ऋणायन की, ध्यान देना बेटे लाइन पे, धनायन और ऋणायन की परिवहन संख्या योग बराबर होती है, योग बराबर होता है 1 के बराबर होता है धनायन की संख्या, यानी कि धनायन यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आर इक्वल टू 1, यानी कि ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन इसका, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। 40वां क्वेश्चन आ गया, कोल राउस का नियम शो करता है। कोल राउस का नियम कैसे शो करता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अनंत अनुकरण पर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो समतुल्य चालकता होती है वो घटक आयनों की समतुल्य चालकता के उत्पाद के बराबर होती है। अनंत अनुकरण पर इलेक्ट्रोलाइट्स का समतुल्य चालकता घटक आयनों के समतुल्य चालकता के अंतर के बराबर होता है। अनंत अनुता पर इलेक्ट्रोलाइट्स का समतुल्य संचालन घटक आयनों के समतुल्य संचालन के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन हमारे पास 40 है और 40 क्वेश्चन को जरा बेटे ध्यान से देखो, इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? है भैया अनंत अनुकरण पर यानी कि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इसका सी नंबर पढ़ते हैं इंग्लिश में। द एक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्विवेलेंट कंडक्शन ऑफ द कंपाउंड आयन। सही है, बिल्कुल सी नंबर सही है इसमें। पता नहीं हिंदी में क्या क्या लिखा है इसने, अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर तो कभी होते ही नहीं है, अंतर के बराबर कैसे हो जाएगा? योग होता है वहाँ पे, लैम्डा ज़ीरो आर इक्वल टू लैम्डा ज़ीरो प्लस लैम्डा ज़ीरो माइनस, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूला बनता है इसका, तो प्लस में होता है, तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। सी नंबर लगाओ आप भी इसका, ये सी नंबर बनेगा इसका राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर NaCl HCl और CH3COO, ये तो यार नीट में आ चुका है एक बार पेपर में, ये नीट का क्वेश्चन है, ये 126 दे रखी है, इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर लगा लो, ठीक है। सी नंबर लगाओ इसका राइट ऑप्शन, यानी कि इसमें CH3COO Na प्लस HCl करके माइनस कर देना NaCl की, निकल जाएगा इसका आंसर सी नंबर। आगे बढ़ाता हूँ। किसी आयन की परिवहन संख्या निर्भर करती है उस आयन की गतिशीलता पर, और यह और भी निर्भर करती है। ए नंबर विलाय की गतिशीलता पर, इलेक्ट्रोलाइट की गतिशीलता पर, दूसरे आयन की गतिशीलता जिसके साथ वह जुड़ा हो, और डी नंबर है उपरोक्त सभी में से। इसका ऑप्शन यार खुद लगाओ, पता नहीं चल पा रहा क्वेश्चन में क्या है। 43वां क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्ट्स गिव हाइड्रोलाइसिस pH इन वाटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में उच्चतम pH देगा, यानी कि पानी में उच्चतम pH वाला होगा, तो सोडियम सल्फेट ही होता है। सी नंबर इसका लगा दो ऑप्शन। NH4Cl का विलयन है, क्षारीय है, तटस्थ है, न्यूट्रल है, कलर्ड है या एसिडिक है? तो भैया NH4Cl का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोलाइसिस में किसके बीच प्रतिक्रिया होती है? सोडियम आयन और पानी। सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोलिसिस में किसके बीच प्रतिक्रिया होती है? यानी कि सोडियम आयन और पानी के बीच में होती है। इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास ए नंबर, ठीक है।
इसका ए नंबर राइट ऑप्शन है, ए पे लगाओ। आगे बढ़ाता हूँ मैं, अमोनियम सल्फेट लवण होता है, ये भी बेटा अम्लीय होता है। अब अम्लीय लवण की पहचान पता कैसे होती है, यानी कि वो सल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर बनता है। यहाँ पे मैं H2SO4 लूँगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और NH4OH जो होगा मेरे पास क्या होगा, एक वीक बेस होगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड की आएंगी, ऐसे पहचाना जाता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो मेरे पास 46 का आंसर है वो कौन सा अम्लीय लवण होगा ये। आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। जब अधिक से अधिक पानी को एसिड के साथ पतला किया जाता है तो उसकी H+ आयन की सांद्रता घट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बेटे, घट जाती है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है मेरे पास वो क्या है, सी नंबर है, यानी कि घट जाती है, बी नंबर है। ठीक है, बी नंबर लगाओ इसका ऑप्शन। 48वां क्वेश्चन मेरे पास होगा, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बफर के साथ कार्य करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बफर के साथ कार्य करता है। अच्छा, कौन सा लग रहा है आपको, जल्दी बताओ, एक बार दिमाग लगा लो से करके, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है भैया। तो 48 में का जो ऑप्शन है वो मेरे पास कौन सा भैया, ये है HNO2 एंड NaNO2। ठीक है, इस पे लगाओ टिक। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 49वां, एक अम्लीय बफर नहीं है। अम्लीय बफर कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ देख के ज़रा, अम्लीय बफर सॉल्यूशन कौन सा नहीं है। तो HClO4 और NaClO4। चलिए साहब, इस पर टिक लगा लो आप, एक सी नंबर पर टिक लगाओ, इसका सी नंबर है। 49वें का, 50वें का देख लेते हैं, किसी अम्लीय क्षार में थोड़ी मात्रा में पीएच में, मतलब किसी अम्लीय क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर बफर विलयन का पीएच मान बढ़ता है, घटता है, कोई चेंज। तो पीएच मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। आगे बढ़ाते हैं, बफर विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इसके पी के ए के मान के बराबर होता है। बी नंबर है, इसके के ए मान के बराबर समान होता है, गणना नहीं की जा सकती है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ए नंबर है बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो आप भी इसके ए नंबर पर टिक लगाओ, और हमने भी ए नंबर पर टिक लगा दिया बिना सोचे समझे। सभी प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के उदासीनीकरण की ऊष्मा लगभग कैसी होती है, समान होती है। अगेन वही क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, रिपीट हो गया, और लगभग कैसी होती है, समान होती है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया। 52वां क्वेश्चन हो गया है। अब 53वां क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए करेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेट द EMF ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। तो यार इतने ऑप्शन दे रखे हैं, कितने बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सी नंबर राइट है, E0 सेल माइनस का E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, इससे जो है आप ई सेल की गणना कर सकते हो। यदि E0 यानी कि ई कैथोड इतना मिला है और ई एनोड आपको इतना मिल गया, तो गैल्वेनिक सेल का EMF क्या होगा, 1.56 वोल्ट। दोनों को जोड़ दो, ठीक है, यही आएगा 1.56 वोल्ट, ए नंबर होगा इसका। चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक सेल प्रतिक्रिया के लिए संतुलन स्थिरांक कॉपर 2Ag प्लस इतना इतना है, तो 4 × 10⁻13 सेल प्रतिक्रिया के लिए E0 सेल खोजें। देखो यार जरा कितना आ गया इसका आंसर, मेरे ख्याल से तो उसका सी नंबर आना चाहिए। अब आप देखो कितना आंसर आ रहा है अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कमज़ोर क्षार अपने लवण की उपस्थिति में कमज़ोर हो जाता है, ये कथन है झूठा, यानी कि फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। जब एक रासायनिक सेल का वोल्टेज E0 शून्य हो जाता है तो संकेत मिलता है कि करंट आपका 0 हो गया है। ऑप्शन देख लो, अधिक सांद्रता बढ़ गई है, सांद्रता कम हो गई है, संतुलन पहुंच गई है, सेल प्रतिक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई है। तो सेल प्रतिक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। तो भैया वो ये इलेक्ट्रोड का आकार बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, और ये जो मेरे पास ऑप्शन है ये है डी नंबर इसका। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोड की प्रकृति भी शो करती है, तापमान का भी इफेक्ट पड़ता है, और उसकी जो मोलेकुलरिटी होती है उसका भी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि गाढ़ापन पतलेपन का भी इफेक्ट पड़ता है। चलिए साहब आगे देखते हैं, किसके अवशोषण से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि हीट एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशन, नॉन ऑफ द दिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑप्शन है वो भैया हमारा जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा लग रहा है आपको, विजिबल एंड परावैंगनिक विकिरण। ठीक है, ए नंबर राइट ऑप्शन है, ए नंबर लगाओ। चलिए आगे देखते हैं 60वां क्वेश्चन, ग्रोथर्स डेपर नियम की प्रकृति है विशुद्ध रूप से गुणात्मक, यानी कि तो इसका ए नंबर राइट है, विशुद्ध रूप से गुणात्मक होती है, ए नंबर राइट है इसका। आगे बढ़ाता हूँ मैं, 61वां नंबर आ गया, जब प्रकाश की किरण को पारदर्शी माध्यम से गुजरने दिया जाता तो माध्यम की मोटाई समय की तीव्रता की दर प्रकाश मोटाई के साथ तीव्रता में कमी की दर प्रकाश की तीव्रता के सीधे समानुपातिक होती है, यानी कि सीधे अनुपातिक होती है। बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, ये बियर्ड-लैम्बर्ट का नियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया का उदाहरण है। पहले नंबर लगा दो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, पहले ही नंबर इसका राइट ऑप्शन है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। ओके 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 ओके
प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है केवल प्राइमरी प्रक्रिया में, प्राइमरी प्रोसेस ओनली, सेकेंडरी प्रोसेस ओनली, और ईथर सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोसेस, ईथर सेकेंडरी एंड प्राइमरी प्रोसेस, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस। तो एक केवल एक ही लेवल में होता है भैया, वो होता है प्राइमरी प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आ गया है। अवशोषित प्रकाश के प्रति फोटोन का प्रतिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है क्वांटम उपज, यानी कि क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है मेरे पास इसका सी नंबर है, सी नंबर पर आप भी लगाओ। ठीक है, नहीं सी नंबर नहीं, बी नंबर है, सॉरी बी नंबर है इसका। ठीक है, बी नंबर लगाओ, क्वांटम यील्ड। आगे देखते हैं, यानी कि क्वांटम उपज। कुछ 65वां क्वेश्चन है मेरे पास। कुछ फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं में कम क्वांटम उपज प्राप्त होती है, ये होने के कारण है प्रतिक्रियाशील अणुओं की निष्क्रिय करना, विपरीत प्रतिक्रिया अभिग्रही घटना, अलग हुए टुकड़ों का पुनर्संयोजन, और ये सभी। तो क्या लग रहा है आपको भाई इसमें? क्या लग रहा है? कुछ फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं में कम क्वांटम उपज प्राप्त होती है, ये होने का कारण है। ठीक है भैया, निष्क्रिय होना, ए नंबर सही है इसका। आगे देखते हैं। दृश्य प्रकाश के संपर्क में आने पर कुरैन सल्फेट का घोल प्रदर्शित करता है। ठीक है, फ्लोरोरेंस, यानी कि ए नंबर प्रतिदीप्ति। आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसा बेटा हमारा गलत है? अब गलत कथन कौन सा लग रहा है आपको, जल्दी बताओ, सोच समझ के जरा भाई कि मुझे कथन ये वाला गलत लग रहा है। वो क्वेश्चन जरा पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? फोटो केमिस्ट्री में पहला कदम उत्तेजित अवस्था है। फोटो केमिकल प्रतिक्रिया केवल परावैंगनी के अवशोषण के कारण होती है। भैया ये बी नंबर आगे पढ़ने की जरूरत ना हमें। ठीक है, फोटो केमिकल प्रतिक्रिया केवल परावैंगनी के अवशोषण के कारण होती है। हाँ ठीक है, फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया केवल परावैंगनी के अवशोषण, और भी हो सकती है, अदर टाइप से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि इसी से होगी। आगे देखते हैं 71वां नंबर। गैर आदर्श विलयन से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गैर आदर्श विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, बिल्कुल सही है। डेल्टा भी मिश्रण जो है 0 के बराबर नहीं होता, डेल्टा एच मिश्रण 0 के बराबर है, ये एजोट्रोप बनाते हैं, मतलब सी नंबर सही है हमारा। ये आदर्श विलयन का गुण है, ये आदर्श विलयन का गुण होता है, अनादर्श विलयन का गुण नहीं होता है। चलिए साहब मैं इसे हटा देता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 आ गया। मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या दी एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हमेशा 1 के बराबर होता, हमेशा 0 के बराबर होता, हमेशा 1 से कम होता, हमेशा 1 से बड़ा होता, तो 1 के बराबर होता है। बेंजीन में बेंजोइक एसिड के डीमेरिजेशन के मामले में बॉन्ड हैव फैक्टर आई का मान दिया जाता है, आई बराबर 1 - अल्फा। बिल्कुल राइट ऑप्शन है ए नंबर इसका। आगे बढ़ाता हूँ। 71 का हो गया। 72वां क्वेश्चन, अभी 74वां क्वेश्चन है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोगी गुण है? ऑप्टिकल रोटेशन, श्यानता, मोलर अपवर्तकता, हिमांग में अवसाद। तो भैया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो हिमांग में अवनमन होता है, यानी कि एक हुआ ये डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इसका डी नंबर राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। कौन सा नियम विशेष रूप से विलयनों के बाज़ दाब की सापेक्ष कमी को नियंत्रित करता है? तो भैया एक ही नियम है, राउल्ट का नियम। ठीक है, यहाँ पर राउल्ट के नियम पर टिक लगाएं। आगे बढ़ाते हैं। एक कंटेनर में 222 ग्राम पानी में 117 ग्राम नमक मिलाया गया है, उस तापमान की गणना करें जिस पर पानी उबलता है। 1 एटमॉस्फेयर पर पानी के लिए इवोलिस्कोपी स्थिरांक है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ब्लड और उसका तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन मेरे पास आएगा, आप सोल्व करना, सी नंबर आएगा इसका। ठीक है, निकल के आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समाधान क्वथनांक में अधिकतम वृद्धि उत्पन्न करेगा? तो जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी वही अधिक करेगा। अब भैया ये चेक कर लें कि आयनों की संख्या अधिक किस में है। जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी वही हमारा क्या करेगा बेटा, काम करेगा। अब चेक करें जरा आयनों संख्या अधिक किस में होगी। देखो सबसे पहला पॉइंट पे मैं तुम्हें ध्यान करवा दूं, सबसे पहले पॉइंट पे मैं तुम्हें ध्यान करवाऊं, यहाँ देखो कितनी है, ग्लूकोज में आयन होते नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट में 2 आयन है, सुक्रोज में आयन नहीं है, तो बेरिलियम नाइट्रेट में मेरे पास, बेरियम नाइट्रेट में 3 आयन है, 2 और 1 3, इसका मतलब है मेरे पास डी ऑप्शन कैसा है बेटा, इसका राइट ऑप्शन है, डी पे लगाओ। आगे बढ़ाता हूँ मैं अब इस चीज़ को, चलिए साफ हटाओ। 78वां क्वेश्चन मेरे पास है। बिलियन का एक जोड़ा समान परासरण दाब सहन करता है, बिलियनों की इस जोड़ी को क्या कहा जा सकता है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और ओस्मोलैरिटी। बिल्कुल सही है, ओस्मोलैरिटी। ठीक है भाई, ये डी नंबर पे लगाओ आप भी ऑप्शन। आगे बढ़ा रहा हूँ। 79 क्वेश्चन है। एक कोशिका जिसके अंदर बहुत सारा नमक है, अरे बहुत बड़े, एक कोशिका जिसके अंदर बहुत सारा
नमक है जो एक बर्तन में रखा गया है, सिर्फ पानी में है, जिसमें सिर्फ पानी है, कौन सी प्रक्रिया होगी? डायलिसिस, निस्पंदन, सिकुड़ना, ओस्मोसिस। तो यहाँ क्या होगा बेटा? सिकुड़ जाएगा वो, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ा, अंडे का अंडिया बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 80वां क्वेश्चन आ गया। जो विलेय पानी में विघटित होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक रूप से गणना किए गए विलेय के मोलर द्रव्यमान से अधिक होता है। पानी में घुलने वाली विलेय का मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक रूप से गणना किए गए विलेय के मोलर द्रव्यमान से अधिक होता है। जो विलेय पानी में विघटित होते हैं उनके संयोग गुणा में कमी होती है। अब ज़रा एक बार 80 में का जरा आंसर देख लो बेटे, एक बार 80 में का आंसर कौन सा होगा? क्या लग रहा है आप कौन से पे लगा कर आए हैं? चेक करें ज़रा आप एक बार। तो 80 में का जो आंसर है मेरे पास वो बी नंबर है, ठीक है। 80 में का जो आंसर है मेरे पास बी नंबर है। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को। पानी में विघटित होने वाले विलेय के लिए बांड हाफ कारक का मान होगा भैया 1 से हमेशा अधिक होता है, यानी कि आप 1 नंबर पे ऑप्शन लगाएं। 81 में का ए। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 1 मोल चीनी और 3 मोल पानी है, तो भैया बाजुदाब अपेक्षित रूप से कम होता है। तो 1/A1 + 3 = 4, 1/4 कितना का सी नंबर आ गया इसका? 1/4। चलिए आगे देखते हैं। किसी घोल में अणु या आयनों की प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता के बीच अनुपात को हम कहते हैं गतिविधि गुणांक, बांड हाफ फैक्टर, संयोजक गुण, सक्रियकर्ता, यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। आप जो शब्द हिंदी में समझ में ना आएगा ना वो इंग्लिश में देख लिया करो। बेंजोइक अम्ल जब बेंजीन में घुलता है तो वह होता है एसोसिएशन हो जाता है उसका, ठीक है, नॉट डिसोसिएशन, एसोसिएशन होता है। आगे देखते हैं। 85वां क्वेश्चन आ गया है। एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमर्स के रूप में जुड़ता है। एक एसिटिक एसिड के संगठन की डिग्री 50% होगा। बार्ट हाफ फैक्टर कितना होगा? 0.75% होगा। सी नंबर पर आप टिक लगा लें इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आ गया। लैंगम्यूर अधिशोषण समताप के अनुसार बहुत उच्च तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा रीच एक कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, गोज ऑफ इंक्रीजिंग विद प्रेशर, गोज ऑफ डिक्रीजिंग विद प्रेशर, इंक्रीज फर्स्ट एंड डिक्रीज लेटर विद प्रेशर्स। तो भैया इसका ए नंबर है, एक निरंतर सीमित मूल्य तक पहुंचता है। आगे बढ़ाता हूं मैं। किसकी अवस्था में अधिशोषण बहुपर्तीय होता है? भौतिक अवशोषण में क्या होता है? अधिशोषण बहुपर्तीय होता है। जब तापमान किया जाता है, जब तापमान कम किया जाता है और दबाव बढ़ाया जाता है तो ठोस पर गैस का अधिशोषण होता है। तापमान को कम करोगे और दाब को बढ़ाओगे तो भैया बढ़ेगा। जितना दाब बढ़ाओगे ना आप और तापमान कितना कम करोगे आप, तो अधिशोषण क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। चलिए साहब ए नंबर पर लगा दें आप, बी नंबर लगा दें इसका, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर लगाओ जरा से करके, ठीक है साहब। आगे देखते हैं। 90वां क्वेश्चन आ गया। किसी ठोस पर गैस का अधिशोषण के लिए log x/n log p का एक प्लॉट बराबर ढलान वाली एक सीधी रेखा देता है। n 1/n log k log 10 - k। ए प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस log p फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड गिवन बाई स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू log c के बराबर देता है, ठीक है। log k, ये सी नंबर आ गया, log k के बराबर, ठीक है। सी नंबर पर लगाओ, ओके। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा, सभी मामलों में 0 से 1 के बीच में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी सर, बहुत बढ़िया। बयान में आ गया मेरे पास। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी धारणा का उपयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि अधिशोषण अणु एक दूसरे के परस्पर क्रिया करते हैं। अधिशोषण बहुपरतों में होता है। अधिशोषण स्थल कणों की क्षमता के बराबर है। अधिशोषण की गर्मी कवरेज के साथ बदलती रहती है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको एक बार क्वेश्चन को। द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द एजम्पशन। तो भैया इसका जो ए नंबर है, द एडजोर्बेट मोलिक्यूल्स इंटरेक्ट्स विद इच अदर, द एडजोर्ब टेक्स प्लेस इन मल्टीलेयर्स, द एब्जॉर्ब साइड आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब सी नंबर राइट ऑप्शन है। सी नंबर पे लगा लो आप इसके, ठीक है। सी नंबर सही ऑप्शन है इसका। अधिशोषण की प्रक्रिया है। अधिशोषण हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ध्यान देना, एक्सोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी होता है, इसमें उष्मा बाहर निकलती है। अधिशोषण की परिघटना है जिसमें कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा होता है, बिल्कुल सही है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा होता है, जैसे कपड़े पर धूल का लगना है ना, वही तो होता है ना अधिशोषण। जोर्प्शन यानी कि शोषण वह शब्द है, जोर्प्शन वह शब्द है जिसमें प्रयोग तब किया जाता है जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि सी नंबर राइट ऑप्शन है इसका। सी नंबर राइट ऑप्शन है।
अब 96 क्वेश्चन आ गया, ठोस सतह पर गैसों का भौतिक अधिशोषण किसके कारण होता है? भैया वंडरवाल फोर्सेस के बराबर होता है, के कारण होता है। सही है, बिल्कुल राइट डी ऑप्शन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक अधिशोषण की दर किसके साथ घटती है? तापमान वृद्धि के साथ क्या होती है? घटती है। ठीक है, तापमान के साथ बढ़ती है यार। दबाव बढ़ाने पर जो होता है ना, दबाव जब बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, हमेशा याद करना ठीक से। लेकिन तापमान घटाओगे तो भौतिक अधिशोषण घटता है। यार पीछे तो इसमें ऑप्शन बड़ा गड़बड़ हो गया यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया ऑप्शन तो। तापमान वृद्धि के साथ होना चाहिए वैसे। एक मिनट ज़रा क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर देख लेते हैं, वैसे कौन सा लग रहा, कौन सा होना चाहिए यार। इसका जो ऑप्शन है मेरे पास, 97 का ए नंबर है यार। तापमान में कमी, चलो एक बार चेक कर लेना आप इसको। 97 का ए ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूँ। 98 कौन सा कोलाइड विलयन तापन है? बहुत बढ़िया तापन है भैया, लायोफोबिक होता है। सी है, बी नंबर है इसका। ओके ओके ओके। मिसाइल का निर्माण के ऊपर ही होता है उल्टा तापमान, बॉयल का तापमान, गंभीर तापमान, क्राफ्ट का तापमान, तो क्राफ्ट का तापमान होता है डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन द्रवरागी कोलाइड का उदाहरण नहीं है? तो स्टार्च भी होता है, जिलेटिन भी होता है, गोंद भी होता है, पर जो हमारा चांदी का घोल है वो नहीं होता है। ठीक है, चांदी का जो घोल है वो नहीं होता। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें 7-8 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो PDF फाइलें मिले नहीं है यार मुझे, वरना मैं वो करवा देता। 21, 22, 23 कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें। ठीक है, चलिए साहब, तो यहाँ तक। बाकी क्वेश्चन आप देख लो यार, खुद से कर लो। ठीक है, जिसमें डाउट लगे वो देख लेना, कहीं अपने मॉडल पेपर में देख लेना कि भाई ये क्वेश्चन राइट है या गलत है। ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट लग रहा हो। तो मेरे ख्याल से पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, और जो क्वेश्चन के ऑप्शन आप लगा आए होंगे वो आप चेक कर लें कि भाई हम कितने ऑप्शन सही लगा के आए हैं और कितने ऑप्शन हम गलत लगा के आए हैं। चलिए साहब, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।